हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 7 जुलाई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू मैनेज ब्रेन ईटिंग अमीबा केसेस। आर्टिकल द हिंदू में आया है और प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है। जो डिसीज़ थीम है उसमें आपको क्वेश्चंस प्री में 2025 में पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। इसमें हम बात करेंगे पैम डिसीज़ की, प्राइमरी एमोबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस डिसीज़। ये डिसीज़ क्या है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसमें रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है एआई कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ एलिफेंट। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है, आपको उसकी एप्लीकेशन आती है, एआई की एप्लीकेशन आती है, तो उसमें आपको एनवायरमेंटल डायमेंशन लिखना होता है। और एनवायरमेंटल डायमेंशन आप जब लिखेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में एआई का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको एक एग्जाम्पल देना होगा और उसमें आप यहाँ पर ये जो आर्टिकल में दिया हुआ चीज़ें हैं वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है मेंस के लिए। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गजराज जियोफोनिक सेंसर्स के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ये टर्म। तो ये दोनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च भी कर सकते हैं और उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हाउ टू मैनेज ब्रेन ईटिंग अमीबा केसेस। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये 100% श्योर हूँ मैं। 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि डिसीज़ थीम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि अभी रीसेंट ईयर्स में 2-3 सालों में डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन कभी भी ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। सो 2025 के लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हाईली इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। शुरू करते हैं आर्टिकल। कंटेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली केरला में 4 केसेस आए हैं प्राइमरी एमोबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस डिसीज़ के, और इसमें से 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों की जान चली गई है। और रिसेंटली एक 14 साल का बच्चा जो कि कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट का था, वो भी इस इन्फेक्शन से पॉजिटिव आया है। हालांकि अभी अंडरगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है और बच्चे की हालत स्टेबल है, पर इसमें जो फैटलिटी रेट होता है इस इन्फेक्शन का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम बात करेंगे प्राइमरी एमोबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। जब मेनिंगो एनसेफेलाइटिस की बात हो रही है, इसका मतलब ये ब्रेन टिश्यू के इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग आ जाना आपके ब्रेन के टिश्यूज़ में। शुरू करते हैं, पैम के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी एमोबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस और पैम इज कॉज्ड बाय नाइगेरिया fowleri, an amoeba that thrives in warm freshwater lakes, ponds and river. सो जो अमीबा का नाम है जिसके कारण ये इन्फेक्शन और डिसीज़ हो रही है वो क्या है, नाइगेरिया फाउलरी। और ये जनरली कहाँ थ्राइव होते हैं, कहाँ मिलते हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स और फ्रेश वाटर लेक्स। पर यहाँ एक टर्म है वार्म। जब तक कि वार्म नहीं लिखा होगा तब तक कि आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ कोल्ड लिख दिया जाता है तो कोल्ड वाटर में ये नहीं पाए जाते हैं अमीबा, यहाँ थ्राइव, कोल्ड वाटर में थ्राइव नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपका जो कीवर्ड है जहाँ पर आपके ऑप्शंस में चेंज किया जा सकता है वो है वार्म फ्रेश वाटर, है ना। कोल्ड कर देगा तो आंसर गलत हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स इन रेयर केसेस। अगर स्विमिंग पूल प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, अनहाइजीनिक है, अच्छे से उसे जो है यूज़ नहीं किया जा रहा है या फिर बहुत समय से पानी पड़ा हुआ है, तो ऐसे में भी ये जो अमीबा है ये इन स्विमिंग पूल में भी मिल सकता है और थ्राइव हो सकता है। एज इट कैन इन्फेक्ट द ब्रेन एंड डिस्ट्रॉय द टिश्यू देयर, दिस वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। चूँकि ये
ब्रेन को इन्फेक्ट करता है और जो टिश्यू होते हैं ब्रेन के उसे डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए इस वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा है, इसे हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन के कारण जो फैटिलिटी रेट है वो बहुत हाई होता है और लगभग 97% ऑफ पेशेंट्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। द इन्फेक्शन हैपन्स व्हेन पीपल गो फॉर स्विम इन लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर्स ड्यूरिंग द समर। जनरली जो गर्मी का महीना होता है, जब पानी बहुत गर्म होता है और लोग स्विमिंग करने जाते हैं रिवर में, पॉन्ड्स में और लेक्स में, तभी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स ऑल्सो से दैट इट कुड ऑकर इफ़ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ हाई एंड वाटर लेवल्स आर लो। अगर पानी का स्तर बहुत कम है और टेम्परेचर बहुत हाई है, तब भी ये जो इन्फेक्शन है, ये डिसीज़ है, इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज एंड रीचेस द ब्रेन। आपकी नाक से ये अमीबा एंटर होता है और ब्रेन तक पहुंचता है। इसके बाद ब्रेन टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है और वहाँ पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। रिसेंटली ये पाया गया है कि जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं इस इन्फेक्शन के। एक चीज़ जो की पॉइंट है वो आप यहाँ पर नोट करेंगे, द इन्फेक्शन डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पीपल टू पीपल। इसका मतलब इसमें जो ट्रांसमिशन है वो P2P नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। अगर बच्चे को हो भी गया है तो भी आप उनके साथ बैठ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके करीब रह सकते हैं, आपको इस तरह की डिसीज़ नहीं होगी। जैसे कि कोविड में था कि अगर आप किसी से कांटेक्ट में आते हैं तो वो डिसीज़ हो जाती थी, ये चीज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। स्वॉलोइंग वाटर कंटेनिंग द अमीबा डज नॉट लीड टू इट ईदर। अगर आपने वो अमीबा है और आपने वो पानी पी भी लिया तो भी आपको ये डिसीज़ नहीं होगी। जब तक कि वो आपके नाक से एंटर होकर के ब्रेन में नहीं पहुंचती है, तब तक कि आपको ये डिसीज़ नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले अर्ली सिम्टम्स की बात करते हैं। सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट बॉडी है, उसके हिसाब से हेडेक, फीवर, नौशिया एंड वोमिटिंग आर इट्स अर्ली सिम्टम। अगर आपको फीवर है, नौशिया है, वोमिटिंग और हेडेक हो रहा है तो चांसेस हैं कि ये डिसीज़ हो सकती है। और जैसे ही ये डिसीज़ प्रोग्रेस करती है तो स्टिफ नेक, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ अटेंशन टू पीपल एंड सराउंडिंग्स, लॉस ऑफ बैलेंस एंड हेलुसिनेशन आर लेटर सिम्टम्स, है ना। तो न्यूरो से रिलेटेड सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो ब्रेन से रिलेटेड है, अगर ब्रेन अफेक्ट होता है तो। जनरली बहुत ही जल्दी लोग, अगर जिनको भी ये होता है, वो कोमा में चले जाते हैं या फिर 5 दिन के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। मोस्ट पीपल डाई विद इन 1 to 18 डेज, 1 से 18 दिन के बीच में लोगों की जान चली जाती है। दिस टाइप ऑफ अमीबा इज़ फाउंड टू बी मोर एक्टिव इन वार्म वाटर। ये वार्म वाटर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको प्लीज़ याद रखेंगे, बिल्कुल गलती नहीं करना है। सिर्फ गर्म पानी में ही ज़्यादा एक्टिव होता है ये अमीबा। अब इसे डायग्नोस और ट्रीट कैसे किया जा सकता है ये देख लेते हैं। द इन्फेक्शन कैन बी डायग्नोज थ्रू PCR टेस्ट, है ना। जो हमने RT-PCR की बात की थी वही वाला PCR है ये, PCR टेस्ट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाउएवर SPM इज़ अ रेयर कंडीशन, डिटेक्शन कैन समटाइम्स बी हार्ड। चूँकि एक रेयर कंडीशन है तो डिटेक्शन हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके सिम्टम देखेंगे तो फीवर वाले सिम्टम है ना, वायरल वाले सिम्टम है, तो इतना आसान नहीं होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? इसका कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है और जो डॉक्टर्स हैं वो CDC की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज़ प्रोक्योर्ड मिल्टेफोसाइन, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबायल ड्रग फ्रॉम Germany for the treatment of infected person. Pediatrician says the azithromycin and amphotericin B सम ऑफ द अदर मेडिसिन सजेस्टेड आर अवेलेबल। ठीक, तो जो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग में भी रिस्क है यार, है ना। अगर आप स्विमिंग पूल जा रहे हैं डेली तो मेक श्योर कि थोड़ा अच्छा हो, वो स्विमिंग पूल
है ना, हमेशा क्लोरिनेट वाटर हो, उसमें क्लीन हो रहा हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ ऐसे स्विमिंग पूल में आपको नहीं जाना है, ठीक। अगर रेगुलर इंटरवल में स्विमिंग पूल का पानी क्लोरिनेटेड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। अब रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? होल्डिंग द नोज और wearing a nose clip while jumping or diving into fresh water are some of the steps suggested to avoid the infection, है ना। नोज क्लिप लगा सकते हो, या फिर पानी के अंदर जा रहे हो तो नाक बंद करके ही अंदर जाना है। हेड शुड बी केप्ट हाई, हमेशा हेड को जो है ऊपर रखना है। वाइल एंटरिंग द वार्म वाटर, स्टीयर क्लियर फ्रॉम डिगिंग इन शैलो वाटर्स, है ना, जो शैलो वाटर है वहाँ पर डुबकी मारने से बचें। डिस्टिल्ड और बॉइल्ड वाटर शुड बी यूज्ड फॉर क्लियरिंग नेसल पैसेजेस, अगर आप डूबते हैं तो उसके बाद प्रॉपरली डिस्टिल्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर से अपने नाक को जो है आपको धोना है प्रॉपरली। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपके इन्फेक्शन की रिस्क कम हो जाएगी। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है, इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, सिंपल सा आर्टिकल है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है AI कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ एलिफेंट्स। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरनमेंट प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें जो एनवायरनमेंट डायमेंशंस लिखेंगे उसमें यह आर्टिकल काफ़ी रेलेवेंट होगा। जैसे कि AI टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पूछ लिया, जनरल एप्लीकेशन पूछ लिया, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है प्रोटेक्शन करने में प्लस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। और उसमें आप एग्जांपल किसका देंगे? इस आर्टिकल में जो दिया हुआ है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिफेंट्स को रेस्क्यू कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो काफ़ी रेलेवेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम गजराज के बारे में बात करेंगे जो कि एक जियोफोनिक सेंसर्स हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि गजराज रिसेंटली न्यूज़ में है, ये है क्या? इस तरह का क्वेश्चन आपको प्री 2025 में आ सकता है यार। क्यों आ सकता है? क्योंकि ना टाइगर और एलिफेंट्स के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर न्यूज़ होती है उससे पूछा जा सकता है आपको। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। एलिफेंट पॉपुलेशन इंडिया में लगभग 25 से 30 हज़ार है और IUCN स्टेटस क्या है एलिफेंट का? एंडेंजर्ड स्पीशीज़, है ना। पॉपुलेशन देख के वनरेबल लग सकता है, गड़बड़ नहीं करना है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। अभी कहाँ कहाँ पर जो है इनका हैबिटेट है, कहाँ कहाँ एलिफेंट मिलते हैं? पहले तो इंडिया में हर जगह एलिफेंट मिल जाते थे, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में मिलते हैं, जैसे कि हिमालयन फुट हिल्स, नॉर्थ ईस्ट, सम फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड हिली फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। सबसे बड़ा कंसर्न एलिफेंट को लेकर क्या है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ देयर हैबिटेट, जहाँ वो रह रहे हैं मतलब फॉरेस्ट एरिया, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन के बहुत सारे रीजंस आप जानते हैं, एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे जो ह्यूमन है वो एंक्रोच करते जा रहे हैं फॉरेस्ट में, और जो जानवर है, वाइल्ड लाइफ है, उनके लिए जगह नहीं बच रही है। अब जनरली जो आपके एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। जो फीमेल एलिफेंट होती है वो लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है, ट्रैवल करती है इतना डिस्टेंस। कई बार पानी की खोज में, कई बार लश ग्रीन ग्रास की खोज में ये एलिफेंट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अगर जो हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट होगा तो ये जो ट्रैवलिंग है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी, और ऐसे में कई बार ये होता है कि इन्हें रोड क्रॉस करनी पड़ती है और रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, जिसमें कई बार ये भी हो सकता है कि इस तरीके से इनका एक्सीडेंट हो जाए और बहुत सारे एलिफेंट्स की जान भी चली जाती है। इसके साथ साथ एनिमल और मैन कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब सारा एरिया तो बचा ही नहीं है इनके मूव करने के लिए, है ना। फॉरेस्ट एरिया कम हो गया है तो कहाँ जाएंगे? तो फिर एग्रीकल्चर लैंड में भी घुस जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, लोगों की जान भी जा सकती है, और अगर लोगों ने हाथी पर अटैक किया तो हाथी की भी जान जा सकती है। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो कि एलिफेंट फेस कर रहे हैं और इसलिए इनका स्टेटस एंडेंजर्ड रखा है। लेकिन
फॉर्चुनेटली सारे एलिफेंट्स ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया गया है। द एलिफेंट्स ऑफ बंदीपुर, मुद्दुमलाई एंड वायनाड गो ऑन अ सीजनल समर माइग्रेशन। दे हेड फॉर कबिनी डैम backwaters for both water and green grass. Studies have identified that 18 elephant route exist between Tamil Nadu and Kerala. जनरली जो एलिफेंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर रूट से जा रहे हैं वो अलग अलग रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया गया है। तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाने से क्या होगा, वो सेफली जो है अपने इसी कॉरिडोर से ट्रैवल करते रहेंगे और इस कॉरिडोर में जो रेलवे लाइन होगी, जो रोड क्रॉसिंग होगी, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में इनका सेफ पैसेज हो सकता है। Wildlife corridors are a solution. This managed land allow for migration with minimal human contact. ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या है, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार जो है कॉरिडोर्स में आपकी रेलवे लाइन, रेलवे क्रॉसिंग्स और आपकी रोड क्रॉसिंग होती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इन एक्सीडेंट को कैसे डील किया जाए, इस रिस्क को कैसे कम किया जाए, इस पे बात करते हैं। In a Canadian study attempting to mitigate animal train collision, train triggered warning system comprising flashlights and bell sounds were installed at various locations along the track. These signals activated 30 seconds before train arrival were aimed at conditioning animals to associate the warnings with approaching train. Recently कनाडा में एक स्टडी की गई जिसका मेन पर्पस है कि एनिमल ट्रेन कोलिजन को किस तरीके से मिटिगेट या कम किया जाए। उन्होंने क्या किया, एक ट्रेन ट्रिगर्ड वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जिसमें क्या क्या था, फ्लैश लाइट्स थी और बेल साउंड्स था, और इस सिस्टम को शुरू किया 30 सेकेंड्स बिफोर अप्रोचिंग द ट्रेन। इसका मतलब मान लीजिए ये आपका कॉरिडोर है, यहाँ से जनरली आपके एलिफेंट्स जाते हैं, तो ट्रेन आने वाली उसके 30 सेकेंड पहले फ्लैश लाइट शुरू कर दी गई और उसके जो है 30 सेकंड पहले बेल साउंड शुरू कर दिया गया। अब देखा गया कि क्या जो आपके हाथी हैं जो कि ट्रैक के बीच में हैं वो ट्रैक खाली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस स्टडी में ये पाया गया कि 10 सेकंड के अंदर और 17 सेकंड के भीतर लाइट और बेल साउंड के पहुंचते तक जो है ये ट्रैक खाली हो जाता है। जो एलिफेंट्स होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, वो ट्रैक खाली कर देते हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसका इस्तेमाल जो है सरकार, इंडियन गवर्नमेंट भी कर सकती है। पर प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, प्रॉब्लम ये है कि लेट से आपकी ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है 200 मीटर पर सेकंड से, और आप स्पीड ऑफ साउंड जानते हैं 30 मीटर पर सेकंड के अराउंड होता है। तो ऐसे में क्या होगा, साउंड जब तक पहुंचा तब तक ट्रेन भी बहुत तेज़ पहुंच जा रही है। तो ऐसे में जो रिएक्शन टाइम होता है एलिफेंट्स के पास या फिर बाकी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के पास, वो बहुत कम हो जाएगा और इससे सिग्निफिकेंटली जो खतरा है कोलिजन का वो बढ़ जाता है। तो फिर क्या किया जाए, अब हाई स्पीड ट्रेन को हम किस तरीके से उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आ जाता है। When should an engine driver reduce speed when passing through the forest that are elephant habitat? अब जो इंजन है उसको स्पीड कम करनी है जब भी वो इस फॉरेस्ट हैबिटेट से गुजर रहा हो, तो किस जगह पर जाके कम करनी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे जो है रेल लाइन आपके फॉरेस्ट एरिया में और वहाँ पर जो है एलिफेंट्स आना जाना कर ही सकते हैं। कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी। इंडियन रेलवे हैज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ठीक, इंडियन नेटवर्क में एक बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। इसके थ्रू टेलीकम्युनिकेशंस को आसान किया जाता है, प्लस इसमें डेटा कैरी होता है और इसके थ्रू जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं ताकि ट्रेन को कंट्रोल किया जा सके। मैं ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ जो कि इंडियन रेलवे सिस्टम में ऑलरेडी है। इन अ रिसेंटली इंट्रोड्यूस सिस्टम कॉल्ड गजराज, जियोफोनिक सेंसर ऑन दिस optical fiber cable lines are tuned to pick up the vibrations of the deep and resonant footstep of passing elephants। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइंस है
उसमें जियोफोनिक सेंसर्स लगा दिए गए हैं। और ये जियोफोनिक सेंसर्स का काम क्या है, ये बेसिकली जो वाइब्रेशंस होते हैं जो कि एलिफेंट्स के चलने से हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट कर देता है। ये डेटा जैसे ही ट्रांसमिट होगा और पता चलेगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है, एलिफेंट की फुट स्टेप की है, तो फिर ऐसे में एक सिग्नल आपका कहाँ पर पहुँचेगा, ड्राइवर के पास पहुँचेगा और तुरंत ही उन्हें जानकारी दी जाएगी कि आगे जो है एलिफेंट्स के होने की संभावना है। सो ये जो एआई बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है ये क्या करेगा, जो भी डेटा आएगा सेंसर्स के थ्रू उसको एनालाइज करेगा और ट्रांसमिट करेगा ड्राइवर को, और वो सिग्नल जब ड्राइवर को पहुंचेगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि आगे मुझे गाड़ी को स्लो करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, कोलिजन को मिटिगेट कर सकते हैं। ये बेसिकली सिस्टम अभी कहाँ पर ऑपरेशनल है, अलीपुर द्वार एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट बंगाल। ठीक है, अलीपुर द्वार एरिया जो कि वेस्ट बंगाल का है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके के ट्रेजिक एक्सीडेंट्स हुए हैं, वहाँ पर ये इंस्टॉल किया गया है सिस्टम को। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।